साफ है वो बदली है कि कौन सी ड्रग्स पहले इस्तेमाल होती थी, किन रास्तों से आती थी, उनके सरपंच कौन होते थे, वो किसी हद तक बदल रही है। बात यह है कि ड्रग्स या इस किस्म की दूसरे और तमाम जो सब्सटेंसेज हैं वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सप्लाई चेन के ज़रिए से शहर में दाखिल होते हैं और इसमें ज़्यादातर जो उनका टारगेट होता है वो नौजवान होते हैं और नौजवानों को एक्सेस करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के तरीक़ेकार रखे जाते हैं। जैसे कि आप मुख्तलिफ बस्तियों में देखेंगे तो जो इलाके की पान की दुकान है वो एक तरह का आप कह सकते हैं कि नर्व सेंटर होती है ड्रग्स की फैसिलिटेशन है। हमने बहुत सभी लड़ से काम किया था नी मार्केट और उसके आसपास के इलाकों में और उसमें तकरीबन तमाम जो पान वाले थे उन सब से हमें ये अंदाज़ा हुआ कि इन सब का कुछ ना कुछ ताल्लुक जो है वो अगर ड्रग्स की सप्लाई में नहीं है तो कम से कम मालूमात की फरहमी में ज़रूर है। क्योंकि तो मैं एक आम शहरी के तौर पे आपसे बात कर रहा हूँ, यकीनन हमारे कानून वापस करने वाले इदारे से और ज़्यादा डीपर इंसाइट रखते होंगे। दूसरी चीज़ जो हमें पता है चली कि ये सरपरस्ती के बगैर ड्रग्स का जो फैलना है मुमकिन ही नहीं। आप अगर जो इदारे चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो या दूसरे और कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, मकामी सतह पे जब तक उनकी सरपरस्ती नहीं होती ये काम होता है। दिलचस्प बात यह है कि जो ड्रग्स को की प्रिवेंशन के मुताबिक जो कैंपेन्स होती हैं वो बड़ी तालीमी इदारों में चलाई जाती हैं। उसमें मैं कैनेडी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। हर थोड़े दिन बाद हमारे पास गवर्नमेंट का एक डायरेक्टिव आता है कि आप एक स्वीप ऑपरेशन करें हॉस्टल्स के अंदर। और वो स्वीप ऑपरेशन होता है, देखा जाता है कभी आज तक कोई ड्रग का सब्सटेंस या कोई ड्रग एडिक्ट या कोई इस तरह की चीज़ उसमें से बरामद हो। हाँ, जब वो काम करने वाले लोग आते हैं जो मुतल्लिका एजेंसी से, जब हम उनको निशानदेही करते हैं कि कैंपस के बाहर बहुत सारी मशहूर जगह हैं तो वो कहते हैं कि वो तो हमारा मैंडेट तो सिर्फ कैंपस के अंदर मामला को देखना है, कैंपस के बाहर क्या हो रहा है उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। मेरे ख्याल इसमें एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत है और ये हमेशा जो मुतासिरीन है उनकी तरफ से आती है। जितने भी आप एंटी ड्रग ऑपरेशन देखेंगे उसमें वो लोग जो ड्रग से मुतासिर हुए और फिर किसी वजह से वो किसी रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस से गुजरे वो फिर आके उसके हवाले से कोई एंटी ड्रग कैंपेन का हिस्सा बनते हैं और फिर उसमें अपना किरदार अदा करते हैं। करप्शन के हवाले से मोहतरमा ज़ुबैदा साहिबा ने बात की। करप्शन देखें मेरी नज़र में दो बुनियादी किस्म के फैक्टर्स इससे कनेक्टेड हैं। एक तो वो करप्शन है जो हमारे आम परसेप्शन में होता है, जो फाइनेंशियल करप्शन है कि पैसों की खुद रिश्वत या और इस किस्म की चीज़ें भी नज़र में इसका स्केल इंतहाई कम या इसके असरात आप देखें तो मेरी नज़र में बहुत ही कम। जो असल करप्शन है वो फैसले हैं जिनके नतीजे में शहरी वसाइल या मुल्की वसाइल को नुकसान पहुँचता है, वो गलत तरीके से इस्तेमाल होता है और ये बहुत बड़े स्केल का करप्शन है। मसलन आप एक ऐसे तरक्याती मंसूबे की तरफ निगाह डालें जिसकी शहर को कोई ज़रूरत नहीं और जो कई अरब रुपए की लागत से तामीर हुआ और तामीर होने के बाद अंदाज़ा ही हुआ कि इससे जो वो शोबा था या वो इलाका था या जिस मकसद के लिए वो तामीर हुआ असल में तो ये बना ही गलत था। ये करप्शन है। ये ऐसा नहीं होता कि हादसाती तौर पर जो बनाने वाले हैं, जो इस पर फैसला करने वाले हैं, उनको ये सब पता होता है कि काम जो होगा इससे कितना फ़ायदा होगा, किन को फ़ायदा होगा। एक मुख्तसर मिसाल मैं आपको देखता हूँ, आजकल यूनिवर्सिटी रोड खुदी हुई है और वो जिस मकसद के लिए खुदी हुई है मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इससे कम्यूटर्स को कोई फायदा नहीं है। जो बस रैपिड ट्रांजिट का कॉरिडोर बनाया जा रहा है इस पे चलने वाली बसें एक इंतहाई कलील मुद्दत तक ऑपरेट करेंगी क्योंकि हुकूमत के पास उनको चलाने के लिए वसाइल नहीं है। एक बस जो हरी बस चल रही है, ग्रीन बस, ऑलरेडी उसमें जो माली मुश्किलात उसको चलाने वाले इदारे पर आ रही हैं वो आहिस्ता आहिस्ता और वाज़ेह होती। तो ये जिसको कहते हैं ना डिज़ास्टर इन मेकिंग, गलत फैसला साजी की वजह से ये एक बहुत बड़े स्केल का करप्शन है, शहर की सतह पे भी है और मुल्की सतह पे तो फैलता ही। इस पर तदारुक की ज़रूरत है। इस पर सबसे बड़ी बदकिस्मती ये होती है कि जब इसकी निशानदेही की जाती है तो आम तौर पे जो पब्लिक ओपिनियन है वो इसका साथ नहीं। ये कैफियत जो है कि खालिद साहब और हम लहरी एक्सप्रेसवे के हवाले से देख चुके हैं। मैं एक प्राइम मिनिस्टर इंक्वायरी कमीशन का मेंबर था जिसने 21 साल के बाद जब इस प्रोजेक्ट को इंस्पेक्ट किया तो वो तमाम खदशात जो हम आज से 21 साल पहले कह रहे थे कि ये काम गलत हो रहा है, उन्होंने कहा कि काम गलत हुआ था, काश ये काम ऐसे नहीं ऐसे होता,
تو اس سے سرمایہ بھی بچتا ہے اور لوگوں کو نقصان بھی نہیں ہوتا. لینڈ مینجمنٹ کی بات کی آپ نے کہ لینڈ مینجمنٹ پہ ہیئرنگ نہیں ہوتی. یہ بالکل درست ہے کہ تمام جو قوانین ہیں, آپ کے ڈی اے کا قانون دیکھ لیں, ایم ڈی اے کا قانون دیکھ لیں, ایل ڈی اے کا دیکھ لیں, کسی اور ایجنسی کا قانون دیکھ لیں, اس میں جو متاثرین ہیں ان سے کنسلٹیشن قانون کا حصہ ہے, اور روایتی طور پہ یہ کنسلٹیشن ہو بھی جاتا ہے, لیکن فیصلہ سازی پہ اس کے اثرات بالکل نہیں ہوتے. اور اکثر جو نئے ترقیاتی منصوبے بن رہے ہوتے ہیں اس میں وہ لوگ جو کہ براہ راست متاثرین میں شامل ہوتے ہیں وہ کہیں پہ بھی اس فیصلہ سازی کے عمل کا حصہ نہیں بنتے. آج کل میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ کراچی کے مظفرآباد میں ایک بہت بڑا لینڈ ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے, اس کا نام ہے ایجوکیشن سٹی. شہر کے بڑے تعلیمی ادارے اور کچھ نئے تعلیمی اداروں کو وہاں پر زمین دی جائے گی, دی جا چکی ہے اور اس پہ ڈیولپمنٹ ہوگا. یہ جگہ تقریباً 9000 ایکڑ پر محیط ہے اور اس میں چند بڑے تعلیمی ادارے جس میں خان یونیورسٹی شامل ہے اور دوسرے ادارے شامل ہیں, وہ بہت بڑے لیول کی لینڈ ایلوکیشن کی. اچھا, یہ خالی زمین نہیں, اس پہ لوگ آباد ہیں اور ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے قانون جو ہے ہمارا گوٹا باغ کا قانون, دوسرے قوانین کے تحت اس زمین پہ ان کا حق ہے. تو جب تک کہ ان کو پراپرلی سنا نہ جائے, ان کے حق کی صحیح طور پہ تلافی نہ کی جائے, یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا میرا خیال ایک چیلنج ہے. حسن صاحب نے بات کی کہ سماجی کارکن کا کیا کردار ہے. سماجی کارکن کا بہت بڑا کردار ہے, کیونکہ سماجی کارکن نہ صرف یہ کہ سماج بناتا ہے بلکہ سماج کی تمام محرکات کو سمجھتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے. شہر کی یا ایون اگر ہم بین الاقوامی سطح پہ بھی دیکھیں, شہروں کے اندر جس قسم کے بھی کیمپینس چلے ہیں, نئے ترقیاتی منصوبے مرتب ہوئے ہیں, پائلٹ پروجیکٹس بنے ہیں, اس میں سماجی کارکن کا کلیدی کردار ہے. کیونکہ وہ سماجی کارکن پروفیشنلز کے ساتھ ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے عوام کے درمیان اور پروفیشنلز کے درمیان, یا وہ کنسلٹنٹ سے اور لوگ جو کہ پیشہ ورانہ مہارت رکھتے ہیں. پریزنس کی جو آپ نے بات کی بالکل درست ہے. میں بہت سے ایسے تھیسس ایکسرسائز پرووائز کر چکا ہوں جس میں پریزنس کی جو اندر کی حالت تھی, کیونکہ بحیثیت آرکیٹیکٹ ہمارے انٹرسٹ کا ایک موضوع بھی ہے. 2002 میں میری ایک اسٹوڈنٹ نے کراچی پریزن پہ, کراچی سینٹرل جیل پہ ایک تھیسس کی تھی. اس وقت کے اعداد و شمار کے مطابق یہ 4 گنا اوور کراؤڈڈ تھا. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2002 سے اب تقریباً 21 سال کا وقت گزر چکا ہے. اب اس کی کیا حیثیت ہوگی, یہ بالکل درست بات ہے. اس میں کچھ منصوبے بنے تھے اس کو شہر سے باہر لے جانے کے لیے, اور اس میں کچھ ڈیزائن ایکسرسائزز بھی ہوئی تھی. لیکن ظاہر اس پہ سب سے بڑا فیصلہ جو ہے وہ سیاسی فیصلہ ہے. جو حکومت وقت ہے وہ یہ طے کرے کہ اگر ہمیں پریزنٹ کو ریلوکیٹ کرنا ہے کہاں کرنا ہے اور اس کا جواز اور جسٹیفیکیشن کیا ہے. تو حکومتیں اس پہ کوئی بڑی فیصلہ سازی کرنے سے خوف کھاتی ہیں, اور جب کبھی بھی یہ ڈسکشن میں آیا ہے وہ اسٹیٹس کو پریویل کرنا زیادہ ایک محتاط راستہ سمجھتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینٹرل جیل نہیں ہے جہاں پہلی بات تو یہ ہے منشیات کا اور زنون کا اور پروڈکشن کا بہت قریبی رشتہ ہے. جہاں منشیات ہوتے ہیں وہاں ایک فائنینشیل نیڈ پیدا ہوتا ہے اور وہ زمین خریدتا ہے. جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں صرف یہاں نہیں, ہندوستان میں بھی, یورپ میں بھی, بہت حد تک صدر یورپ میں ان منشیات کی پروفٹس بھی ہوتی ہے تو ان کو انویسٹ کرنا پڑتا ہے اور لوگوں کو یہ انویسٹمنٹ کی اجازت دیتے ہیں کہ جاؤ زمین خریدو, ڈیولپمنٹ کرو. اسی طرح سے آپ کے یہاں بھی ہو رہا ہے. یہ جو آپ کی کالونیز بن رہی ہیں یا بڑی بڑی ٹاؤن شپ بن رہی ہیں, جہاں ایک ٹاؤن شپ میں نیشن سے بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے, یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس کا سورس کیا ہے؟ آپ اس کو ٹریس کر سکتے ہیں. یہ نیٹو سپلائی سے آیا ہے جو یہاں سے گئے ہیں پاکستان,
अफगान ट्रांजिट ट्रेन से आया है जो अरबों रुपए में हुई है। ये आपके जो फूड सप्लाई जैसे मेडिकल फूड्स ये उससे आया है। ये अरबों रुपए का था। ये कहाँ गया पैसा? ये ईरान में इन्वेस्ट हुआ है, ये हुकूमत के अफसरान में इन्वेस्ट हुआ है, ये सियासतदान में इन्वेस्ट हुआ है। ये पूरा जो करप्शन का जाल है ये इस पैसे से फैला है। चुनाचे आपके जो मुलाजिमीन हैं हुकूमत के, वो आपके मुलाजिमीन नहीं हैं, उनके मुलाजिमीन हैं। वो लोग क्रेडिट को फॉलो करते हैं, वो आपको बताएंगे कि जो आरती है वो बदल गया है, उसकी टर्म बदल गई है। वो एक नया आरती मार्केट में आए हैं जो वह एक वक्त पैसा देते बजाय इसके क्रॉप की प्रोग्रेस के हिसाब से पैसा देते। यह आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को तब्दील कर रहा है जो 3-4 साल पहले से। तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात जो अहम है जो हमारे लिए गई है वो कम्युनिटी एक्टिविस्ट। उसके बगैर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता, उसके बगैर सही मैनों में जो मसाइल हैं कम्युनिटी के वो एनालाइज हो गए, सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के सामने भी रखे जा सकते, उसके बगैर नेगोशिएशन नहीं हो सकता। अगर मेरी सोच ये है कि आपको एक नई किस्म का कोई ऑर्गेनाइज करता है उसकी तलाश करनी चाहिए। पहले तो समझे कि सूरत हाल क्या है, बदल गई है। अगर हमें ये नहीं पता कि मौजूदा सूरत हाल क्या है और क्यों, एक दफे हम ये थोड़ी सी हमें डायरेक्शन मिल रहा है तो मेरे ख्याल में कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से भी मुख्तलिफ किस्म की ख्वाहिशात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी भाई, आप